हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज इन लर्निंग। अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या बीएलएड या डीएलएड ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको इस चैनल पे हर कंटेंट इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी जो कि हम पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन अगर आपके कोर्स में ये थ्योरी किसी और पेपर में है, किसी और सब्जेक्ट में है, तभी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और इससे पहले मैं 2 थ्योरीज़ और कवर कर चुकी हूँ, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपके एग्ज़ामिनेशन में इस पर कई बार क्वेश्चन देखा गया है। तो सबसे पहले अगर आपके एग्ज़ामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले थॉर्नडाइक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और वो एक ग्रेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 1874 में हुआ था और डेथ 1949 में हुई थी। देन आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन भी थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के, और उन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी इन 1898। उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? 1898 में दी थी और पब्लिश हुई थी ये थ्योरी 1913 में। देन आप सेकेंड हेडिंग डाल सकते हैं, दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज। यही जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो फर्स्ट इज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। हम इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी भी कह सकते हैं। सेकेंड इज़ बॉन्ड थ्योरी, इसको बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। एंड थर्ड इज़ थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी, इसको थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। आपको ये तीनों नाम तब समझ में आएंगे जब हम इस वीडियो को, इस थ्योरी को पूरा डिटेल में समझ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड माना जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी थ्योरी में बताया गया था कि इंसान या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो ये हम आज भी फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है अच्छे से, तो हम बार बार गलतियाँ करके उन गलतियों को सुधार के और वो चीज़ अच्छे से सीख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी, इफ़ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इज कैप्ड इन डायनेमिक एनवायरनमेंट दे शो वेरियस डिफरेंट अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अगर किसी भी इंडिविजुअल को, अगर किसी भी नौसिखिए को अगर हम डायनेमिक एनवायरनमेंट में रख दें, अगर हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम एक रूम के अंदर बंद कर दें और उसकी मदर बाहर हो, तो वो अपने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करेगा अपनी मदर तक पहुंचने के लिए। तो यही थॉर्नडाइक ने बताया था। उन्होंने एक पज़ल बॉक्स लिया था जिसके अंदर एक बिल्ली को रखा था और उसके बाहर उन्होंने फ़िश एज अ रिवॉर्ड रखी थी, और कैट जो थी वो हंग्री थी, तो वो बार बार अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कर रही थी जिससे कि उसे वो फ़िश खाने को मिल जाए। तो वो बार बार इधर उधर हाथ पैर चला रही थी, बट एकदम से क्या हुआ, उसका हाथ लगा लिवर पे और वो पिंजरा खुल गया और उसे फ़िश खाने को मिल गई। तो इससे उन्होंने यही दिखाया, इससे यही चीज़ शो करी कि कैट जो थी वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करके फ़िश तक पहुंच गई और उसने अपना हंगर जो है वो मिटा दिया। फिर उन्होंने बताया लर्निंग इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग क्या है? एक रिश्ता है स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस के बीच में। स्टिमुलस जो कि बाहर रखा हुआ है एंड रिस्पॉन्सेस जो हम डिफरेंट अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेस करते हैं, उससे हमें जो सीख मिलती है उसी को हम लर्निंग कहते हैं। नाउ लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसकी राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर शो हो रही है वो आप देख सकते हैं कि ये एक पज़ल बॉक्स है और उसके अंदर कैट को रखा गया है, एंड जो रेड कलर का है वो लिवर है और एक ट्रैप डोर है और बाहर जो कैट का फूड रखा हुआ है, मतलब फ़िश रखी हुई है। तो कैट को क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेस करने के बाद में लिवर का बटन मिल पाता है और वो उसके बाद में लिवर जब प्रेस करती है तो डोर खुल जाता है और उसे फ़िश खाने को मिल जाती है। The cat is placed in the box with the food reward outside. Although learning is not immediate, learning एकदम से नहीं आती है। मतलब कोई भी नौसिखिया होता है या फिर कोई भी बच्चा होता है, अगर हम उसे सिखाने की कोई चीज़ कोशिश करें तो वो एकदम से नहीं सीख जाता है। The hungry cat eventually learned that pressing on the liver will result in getting out of the box and being able to reach the food. जैसे इस कैट को मालूम पड़ा कि जब मैं लिवर को प्रेस करूँगी
तभी मेरे को फ़िश मिल पाएगी, क्योंकि तभी ये ट्रैप डोर खुलेगा और तभी मैं अपनी हंगर मिटा पाऊँगी। ऐसे ही कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो भी ऐसे ही सीखता है, मतलब जब उसे पता चल जाता है कि उसका सही तरीका क्या है, तभी वो उसको बार बार रिपीट करता है या करती है और उसको उसका रिवॉर्ड मिल जाता है, मतलब उसका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉज ऑफ लर्निंग। मैं आपको बता दे रही हूँ कि लॉज ऑफ लर्निंग के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें प्राइमरी लॉज या फिर सेकेंडरी लॉज अलग से भी पूछ सकते हैं ऑफ थॉर्नडाइक। और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, डिफाइन द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक या फिर डिफाइन द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। तो हम अब इसको अच्छे से जान लेते हैं कि ये कौन कौन से लॉज होते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। क्योंकि प्राइमरी लॉ में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। जब तक आप कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी लर्न करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तैयारी का कानून। सेकेंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आप सीखने के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। So the second law is law of exercise and the third law is law of effect, प्रभाव का नियम। मतलब आप जो सीख रहे हैं, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका आपके ऊपर प्रभाव कितना पड़ रहा है, आप वो कितनी देर तक याद रख पा रहे हैं। तो ये 3 लॉ थे प्राइमरी लॉज। नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी लॉज, इनको सब ऑर्डिनेट लॉज भी कहा जाता है। सो द फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब कि जो रीसेंट लर्निंग है, जो रीसेंट आपने याद किया है, वो आपको कितना अच्छे से याद है और कितना देर तक आप उसे रिटेन कर पाएंगे। सेकेंड इज़ लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस। आप कोई भी चीज़ कितनी इंटेंसिटी के साथ सीख रहे हैं, कितनी तीव्रता के साथ, कितनी उत्तेजना के साथ सीख रहे हैं। थर्ड इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। आप एक ही चीज़ को सीखने के लिए कितने सारे रिस्पॉन्सेज कर रहे हैं, मतलब आप कितने सारे उपाय कर रहे हैं अलग अलग, कि आप उस चीज़ को सीख पाए, उस चीज़ को लर्न कर पाए। फोर्थ इज़ द लॉ ऑफ एटीट्यूड, और इसको बोला जाता है द लॉ ऑफ सेट। मतलब कोई भी चीज़ को सीखने के लिए आपका उसके लिए एटीट्यूड कैसा है, उस मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से ही अगर आपको थोड़ा सा भी आ गया तो आप ऐसे हो जाएं कि नहीं मेरे को तो सब आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए अपना एटीट्यूड हमेशा उसके लिए अच्छा ही रखना चाहिए एंड पॉजिटिव ही रखना चाहिए। फिफ्थ इज़ लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है मिलाव, कि आप कितना उस लर्निंग से एसिमिलेट कर पा रहे हैं, मतलब आपका अगर प्रीवियस नॉलेज है भी उस चीज़ को लेके, तो आप उस चीज़ से कितना एसिमिलेट करके सीख पा रहे हैं। सिक्स्थ इज़ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होती है कि अगर आपने कोई चीज़ पहले से सीख रखी है और वो गलत है और आप उसको अब सही तरीके से सीख रहे हैं, तो आप क्या उस चीज़ के जगह पे सही चीज़ रख पा रहे हैं, मतलब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज जो कि गलत है अगर, तो उसकी जगह पे क्या आप राइट नॉलेज को शिफ्ट कर पा रहे हैं। एंड द लास्ट इज़ लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप आधा अधूरा ज्ञान सीख रहे हैं, मतलब आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही गलत होता है, इसलिए हमेशा पूरी तरीके से सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से एंड करना चाहिए। तो ये थे सेकेंडरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। एक लॉ सेकेंडरी लॉ में छूट गया था जो कि था लॉ ऑफ प्राइमेसी, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दिस इज़ द प्रिंसिपल मीन्स दैट वी रिमेंबर बेस्ट दैट प्रेजेंट फर्स्ट हियर और सी फर्स्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब जो आपके सबसे पहले एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि जो आपने पहली नज़र में देखा है या सुना है, तो वो आपको कितने अच्छे से रिमेंबर होते हैं और कितने अच्छे से आप याद रख पाते हैं। देन सेकेंड इज़ लॉ ऑफ रिसेंसी। द प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी स्टेट्स दैट थिंग्स मोस्टली रिसेंटली लर्नड आर बेस्ट रिमेंबर्ड। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो अभी अभी याद करते हैं वो हमें देर तक याद रहता है, मतलब उसका जो रिटेन पावर होती है वो देर तक रहती है। देन थर्ड इज़ लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ कितने इंटेंसिटी के साथ सीख रहे हैं। द प्रिंसिपल सिग्निफाइज दैट देयर मस्ट बी एन इंटेंसिटी टू डू और नॉट डू समथिंग। ठीक है,
देन नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ. अंटिल वी कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट रिस्पॉन्स और अचीव द ऑब्जेक्ट वी शो अ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज. हमें जब तक नहीं पता कि हमने वो चीज़ सीख ली है तब तक हम उसे सीखने के अलग अलग तरीके निकालते रहते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सेज करते रहते हैं. बस आप इनको भी ऐसे ही देख लीजिए, और जैसे मैंने जो पहले बता रखा है, जो पहले समझाया पिछली स्लाइड में, आप उसको समझ के और अपने ओन हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं. एंड लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब लॉज लिखेंगे तो आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना है, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ का, एंड देन आपको एक एक करके उसे एक्सप्लेन करना है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. आप अगर कोई भी थ्योरी एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आपको उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर लिखने हैं कि अगर आप वो थ्योरी बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा. सो द फर्स्ट इज़ देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव एज फूड इन द अबव थ्योरी. हर चीज़ को सिखाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, तो वो उसको और अच्छी इंटेंसिटी के साथ करेंगे और उन्हें लर्निंग और बेटर होगी. Second is there must be a drive or motivation behind the achievement of objective as hunger in the above experiment. अब जैसे जो थॉर्नडाइक ने कैट ली थी वो एक हंग्री कैट ली थी, ऐसे ही बच्चे के अंदर भी एक ड्राइव होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए एक चाह होनी चाहिए. Third is, it is necessary for a stimulus to exist as the fish in the above experiment. अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को लर्निंग करवा दें और जो आपने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव दिया था वो उसे पूरा ही ना करें, मतलब उनका जो स्टिमुलस है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो. ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को लगना चाहिए कि अगर मैं लर्निंग कर रहा हूँ तो टीचर मुझे स्टिमुलस प्रोवाइड करवा रहे हैं. And the fourth is, a response is needed for the attainment of objective as the effort made by cat. और बच्चों के रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि कैट ने अलग अलग एफर्ट करके देन लिवर प्रेस करा, ऐसे ही बच्चों को भी स्टार्टिंग में अलग अलग रिस्पॉन्सेज करने चाहिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है एंड कंटेंट पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स मोर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड.